गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ गीताक्षी। आज मैं आपको वेलकम करती हूँ। सबसे पहले तो आपने सीए कोर्स को चुना, बहुत ही अच्छा कोर्स है, ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, बहुत वैल्यू है। इसके बारे में आपको बताऊंगी। जब आपने 12th के बोर्ड एग्जाम्स दिए होंगे तब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं सीए करूँ, सीएस करूँ, कॉलेज में जाऊँ या फिर क्या करूँ। ये आप बहुत पजल हो रहे होंगे। तो देखिए, आपने ये जो कोर्स चूज किया है, दिस इज द राइट प्लेस। आपका इंटरेस्ट है, ये नहीं कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला तो मैंने ये चूज करा, नहीं, आपके मन से ये है, आप कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ये कोर्स टफ है। क्या सीए टफ है? ऑब्वियसली यार, लेवल तो है ना सीए का, तभी तो एक डिग्री है, नाम है और इतना फेम है कि हाँ सीए। किसी के नाम के आगे जब हम सुनते हैं कि हाँ ये सीए है तो लगता है ना, अच्छा वाओ, तभी तो हम भी इस कोर्स में आए हैं। तो टफ तो है, बट आपने ठान ली है, आप ये कर पाओगे। एंड उसके लिए थोड़ा सा आपको डेडिकेशन चाहिए। कंसिस्टेंसी इज द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आप जो डेली बेसिस पे चीज़ें करते हो, डेली बेसिस पे ही वो रहें, मतलब कंसिस्टेंट हो जाओ। आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें कंसिस्टेंसी रखो। तो देखिए, एग्ज़ाम जब आएगा, पास में आएगा, तो तब आपको टफ नहीं लगेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी, आप इतने अच्छे से तैयारी कर रहे हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, डेली बेसिस पे चीज़ें रिवाइज कर रहे हो। तो इट वोंट बी दैट डिफ़िकल्ट फॉर यू। बट येस, आपको डेडिकेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, डिसिप्लिन होना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि सीए में आए हो तो थोड़ा सा तो डिसिप्लिन मेंटेन करना ही पड़ेगा। वो नहीं कि ठीक है कॉलेज में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है घूमो फिरो, सारी चीज़ें करना ज़रूरी है, बट हाँ सीए कोर्स में आए हो, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी डेडिकेशन, थोड़ा सा डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़े से सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ेंगे। बट ये चीज़ है कि 4 years ऑफ योर सैक्रिफाइस वुड बी इक्वल टू 40 years ऑफ इंजॉयमेंट। अगर आप बाद के अपने साल अच्छे चाहते हो, इंजॉय करना चाहते हो, तो अभी मेहनत कर लो, जिससे बाद में जो लाइफ हो वो बहुत इजी हो जाए। तो आपके पेरेंट्स की भी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और भगवान पे विश्वास रखो। आपने मेहनत करी है, आप उसमें सफल होगे ही होगे। भगवान भी आपके साथ है, पेरेंट्स भी आपके साथ हैं, आपकी मेहनत भी आपके साथ है। तो अब मैं ये बताती हूँ कि सीए कोर्स को बेस्ट कोर्स इन कॉमर्स क्यों कहा गया है। क्या ऐसा रीज़न है कि सीए कोर्स इतना फेमस है, इतना रिकॉग्नाइज्ड है? वाई? इसमें बेस्ट सैलरी मिलती है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, और सबसे बढ़िया ये लो कॉस्ट है, वर्सेटाइल है। आप जॉब में भी जा सकते हो, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। सबसे बड़ी बात, रिजर्वेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपका जो टैलेंट है वो रिस्पेक्टेड होगा, रिस्पेक्ट करी जाएगी आपके टैलेंट को, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। एंड इसका जो स्कोप है वो वर्ल्ड वाइड है। ये जो डिग्री है, सीए का कोर्स है, सीए जो है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, इसीलिए सीए को हम बेस्ट कोर्स बोलते हैं। अब देखिए, बचपन में ये सिर्फ हम सुनते थे सीए, ये सिर्फ हमारे लिए लेटर्स थे। अब आपने इस कोर्स को चूज़ करा है, अब ये हम सबकी ड्रीम है, और ये एक दिन ज़रूर पूरी होगी। नाम के आगे जब सीए आएगा, दैट वुड इटसेल्फ बी अ प्राउड फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? तो ये अच्छे से हमें
डेडिकेशन से इसको पूरा करना है। अपने दिन की शुरुआत करिए, अपने पेरेंट्स को ग्रीट करिए, भगवान को थैंक यू करिए कि अभी जो आप हो, आप इस कोर्स में आए हो, उसके लिए भी थैंक यू। एंड 20 मिनट्स ज़रूर अपनी हेल्थ को भी दीजिए, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। अपना स्केड्यूल बनाइए, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ही अपनी हेल्थ को ऐसे सैक्रिफाइस कर देते हैं, सुबह से रात तक बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बेटा कंसिस्टेंसी रखिए और एक अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग चलिए एंड अपने टाइम को मैनेज करिए। सारी चीज़ें ज़रूरी है। मैं बार बार बोल रही हूँ, अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है, हेल्थ को सैक्रिफाइस नहीं करना। पढ़ाई तो करनी है, साथ में हेल्थ को भी प्रायोरिटी पर रखना है। और एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम इज़ मनी, टाइम को आप वैल्यू करें। एक एक सेकंड, एक एक मिनट आपके लिए कीमती है। तो जो टाइम, जिस टाइम पर आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें सिर्फ पढ़ाई। आपके फ़ोन स्विच ऑफ हो जाने चाहिए। किसी का अर्जेंट कॉल है तो ओके, बट अदरवाइज फ़ोन पे नहीं लगना। ये छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस, ये डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, जो ये सब ने देख रखा होगा, बट स्टिल एक बार आप देखिए, इससे बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे। महाभारत में अर्जुन की जो बर्ड्स आए वाला वीडियो था, वो वाला। अभी हम वो वीडियो देखेंगे। अपने एक आश्रम में द्रोणाचार्य का नाम सुना है सबने? द्रोणाचार्य, उन्होंने 5 पांडवों को बुलाया किसी चीज के लिए, और जहां वो लोग खड़े थे, जहां पर वो गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे और साथ में वो 5 पांडव खड़े थे, उसके सामने एक नदी थी, उसके सामने एक पेड़ के ऊपर एक बर्ड को रख दिया, एक लकड़ी के बर्ड को, लकड़ी के पक्षी को रख दिया, और उन 5 को बोला कि जा करके इस पे निशाना लगाना है, निशाना लगाना है इसकी आंख पे, इसकी आंख पे निशाना लगाना है। और एक एक करके उनको बुलाया। सबसे पहले आया युधिष्ठिर, वहां पर आकर के खड़ा हो गया। अब इस कहानी को ना थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बिकॉज हो सकता है आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन ये सोच करके छोड़ दी होगी कि हाँ ठीक है, ये तो एक कहानी है। ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनते हैं और उसको छोड़ दिया। जबकि अगर ये कहानी समझ आ गई तो आप अपने किसी भी सपने को सच कर सकते हो। मतलब हमारा माइंड क्या करता है, इंफॉर्मेशन के लिए भूखा है हमारा ये माइंड। वो चाहता है कि मैं सब जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लूं, मैं और जान जाऊं और जान जाऊं और जान जाऊं। जबकि सच में अगर कुछ करना है तो कम जानना है और जितना जानना है उस पर फोकस करना है। एक्चुअल में जो रियलिटी, हम सिर्फ जानने के लिए भाग रहे हैं कि और 4-5 वीडियोस देख लूं, और कुछ देख लूं, और 10-15 बुक्स पढ़ लूं, और गूगल पे कुछ सर्चिंग कर लूं, और कुछ जान जाऊं। जितना जानते जाओगे उतना ही कंफ्यूज होते चले जाओगे। तो इस कहानी को ध्यान से समझना। सबसे पहले युधिष्ठिर आया, आ करके वो निशाना लगाने लगा। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? कहता मुझे सब कुछ दिख रहा है। कहते और क्या दिख रहा है? कहते और मुझे आसमान दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, टहनियां दिख रही है, नदी दिख रही है, बादल दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। कहते बहुत अच्छी बात है, जाके साइड में खड़े हो जाओ। उनको शांति से साइड में खड़ा कर दिया। उसके बाद में भीम आया। भीम से भी दोबारा से यही सवाल पूछा कि तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। उसने भी अपनी पूरी लिस्ट बता दी, मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। फाइनली अर्जुन आया। अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? अब उनमें और अर्जुन में हल्का सा फर्क यह था कि अर्जुन की बॉडी में कुछ भी मूवमेंट नहीं हुई, मतलब पलक तक नहीं झपकाई, और ऐसे जाकर के वो खड़ा हो गया अर्जुन। और उससे पूछा गुरु द्रोणाचार्य ने कि तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे बर्ड की आंख दिख रही है, मतलब इस पक्षी की आंख दिख रही है। गुरु ने थोड़ा सा उसको हिलाने की कोशिश करी, बोले ध्यान से देखो कुछ और भी दिख रहा होगा, और भी बहुत सारी चीजें वहां पे। नहीं गुरुजी, मुझे सिर्फ उस पक्षी की आंख दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा। कहते चलाओ बाण। उसने बाण चलाया और सीधा जा करके उस पक्षी की आंख। ऐसा क्यों? बस इतना सा फर्क है जो आदमी कामयाब हो जाता है और जो नहीं हो पाता उसमें। इतना सा फर्क है जो आदमी अपनी इल्यूजन को रियलिटी बना पाता है और नहीं बना पाता उसमें। फोकस का। सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम आप दोगे, दिस इज योर लेवल 1।
तो नेम ऑफ द एग्जाम इज सीए फाउंडेशन एग्जाम। इसको कंडक्ट करता है आपका ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड ये एग्जाम नेशनल लेवल पर होता है, साल में 2 बार, एक बार होता है मई या जून में, दूसरी बार होता है आपका नवंबर या दिसंबर में। एंड अभी तक ये मोड ऑफ एग्जाम है ऑफलाइन। पेपर का जो क्वेश्चन टाइप है, मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगी, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, पेपर नंबर 3। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, 2 आवर्स का पेपर है एंड 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर और 1 मार्क मिलेगा फॉर एवरी राइट आंसर। और हर कैंडिडेट को 40% मिनिमम स्कोर करना होता है इन ईच पेपर, पर एग्रीगेट में 50% चाहिए चारों एग्जाम्स में क्लियर करने के लिए सीए फाउंडेशन एग्जाम। अब ये कैसे, इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपके एक एग्जाम में आए 40, एक में है 60, एवरेज आउट होकर 50 हो गया, 50%, तो आपका एग्रीगेट 50% बनना चाहिए, तो आप पास कर जाओगे। बट हर एग्जाम में एटलीस्ट 40% मार्क्स इज रिक्वायर्ड। जो मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, ये 3 पार्ट्स हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स है 40 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग है 20 मार्क्स की एंड स्टैटिस्टिक्स है 40 मार्क्स का। मैंने आपको वेटेज दी है अकॉर्डिंग टू पास्ट ईयर एग्जामिनेशंस। जो मेरे चैप्टर्स हैं, मेरे टोटल 8 चैप्टर्स हैं मैथ्स के 40 मार्क्स के, स्टैटिस्टिक्स में 6 चैप्टर्स हैं 40 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग में 4 चैप्टर्स हैं 20 मार्क्स। तो लॉजिकल रीजनिंग का पर चैप्टर हुआ आपका 5 मार्क्स, अप्रॉक्सीमेटली इसकी वेटेज 5 मार्क्स है, 4 ही चैप्टर है एंड 20 मार्क्स की लॉजिकल रीजनिंग। पास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो ये मैंने वेटेज दी है, चैप्टर 1 में 3 पार्ट्स हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लोगैरिथम, एंड इसकी वेटेज है 3 मार्क्स, 1 मार्क एंड 1 मार्क रिस्पेक्टिवली। चैप्टर 2 है आपका इक्वेशंस, इसकी है 4 to 5 मार्क्स, ये अप्रॉक्सीमेटली है 4, 5, कभी 3, कभी 6 का भी आ सकता है, तो ये एवरेज आउट मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली बताया है। थर्ड चैप्टर है आपका इनइक्वालिटीज, ये है 1 मार्क का, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 7 मार्क्स, एन्युटी 7 मार्क्स। तो चैप्टर नंबर 4 आपका हो गया 14 to 15 मार्क्स। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज फॉर 5 मार्क्स। देन सीक्वेंस एंड सीरीज आता है 3 मार्क्स। चैप्टर 7 में है सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन, 1 मार्क एंड 3 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। कैलकुलस 3 मार्क्स। डन आपका बिजनेस मैथमेटिक्स। अब लॉजिकल रीजनिंग 5 मार्क्स ईच चैप्टर। नेक्स्ट आता है 13 चैप्टर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, 8 मार्क्स। 14 चैप्टर सेंट्रल टेंडेंसी and measures of dispersion 6 and 5. Then probability 5 marks. 16 chapter है theoretical distributions 6 marks. Then correlation and regression is 5 marks and index numbers is 5 marks. ये है आपकी weightage. Thank you.